हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, जिसके ऊपर मैं एक सिंगल प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं जहां पे हम टॉपिक वाइज, ठीक है, हर एक वीडियो को हर एक कंसेप्ट के साथ कंप्लीट करेंगे। आई बात समझ में? तो भाई जिनके कोर्स में फाइनेंस फॉर एवरीवन है और मेरे हिसाब से ये हमारे पास स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है, तो ये ज़्यादातर सेमेस्टर में होगा ही और खासकर सेमेस्टर 1 और 2 में तो है ही। आई बात समझ में? तो चलो फिर जिनका सेमेस्टर 1 और 2 का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन, उसके लिए हम ये वाली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। आई बात समझ में? इसकी शुरुआत पिछली वीडियो से हो चुकी थी। ठीक है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन, जो हमारा फर्स्ट लेसन है ना, उसका इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में खत्म हो चुका है। ठीक है, तो जिसने अब तक वो ना देखा हो तो उसका लिंक माई टैब पे लगा दूंगा। ठीक है, और अब हम बात करेंगे इसके सेकंड वीडियो की जहां पे हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, अब इसमें क्या है, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी हमारा पहला कंसेप्ट है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है? भाई पैसों की समझ। अब आते हैं पैसों की समझ कैसे होती है? भाई पैसों की समझ बहुत जरूरी है क्योंकि आप सब बचपन से पढ़ते आए हो, अभी भी पढ़ रहे हो। क्यों? ताकि आप फ्यूचर में अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दे सको। और वो कैसे मिलेगी? जब आप पैसे अर्न करोगे। तो पैसे को अर्न करना भी और पैसे को मैनेज करना भी हमें कौन सिखाता है? फाइनेंशियल लिटरेसी का कंसेप्ट है। तो चलो फिर देखते हैं इसमें और क्या समझना है आज। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में हम ये सीखते हैं वो आइडियाज और वो प्रिंसिपल समझते हैं जिससे हम अपने फाइनेंस को प्लान कर सके। आई बात समझ में? आज का ही फाइनेंस प्लान कर सके और फ्यूचर में भी फाइनेंस प्लान कर सके। आई बात समझ में? हाँ, धीरे धीरे इस टॉपिक को मैं इस वीडियो में खत्म करूंगा। इसमें क्या चीज समझनी होगी? पहला, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो आप लोगों को पता ही है। कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है, उसी में से क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, मैं इसमें एक ही बात बोल के खत्म कर सकता हूं। क्या कि भाई जब हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिले उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। दो ही तरह के इंटरेस्ट की मैं बात करूंगा। एक तो सिंपल इंटरेस्ट जहां पे एक ही फिक्स अमाउंट पे आपको बार बार इंटरेस्ट मिलता है, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपको ब्याज पे भी क्या मिल जाए? ब्याज मिल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फिर डेट मैनेजमेंट। अब ये डेट मैनेजमेंट क्या होता है भाई? डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा। आप अपने कर्जे को कैसे मैनेज करोगे? आई बात समझ में? ठीक है, क्या पता आपने कर्जा ले रखा हो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ का, है ना, उसे कैसे मैनेज करोगे? उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तीसरा, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। भाई पैसा कमा लिया हमने, बहुत अच्छी बात है, आपने पैसा बचा भी लिया, यही बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट कैसे करोगे ताकि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके और आपकी फ्यूचर में क्या क्रिएट हो जाए? वेल्थ क्रिएट हो जाए। चाहते हैं ना हम ये सब कि हमारी फ्यूचर में क्या हो? वेल्थ हो, भाई के पास बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, है ना, वो सब किससे आएगा? पैसों से। तो उसके लिए आपको पैसा ग्रो करना भी आना जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे? इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, और मनी टाइम वैल्यू। इस मनी टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है? ये एक चैप्टर भी है, मैथ्स में भी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर कोई बच्चा सीए कर रहा होगा उसे पता होगा। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि भाई देखो, हम सब जानते हैं टाइम के साथ पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार ग्रो कर रहा है। क्या आज से 100 साल पहले 100 रुपए की जो वैल्यू थी, क्या आज भी वही है? नहीं, उस टाइम तो इनकम होती थी लोगों की 100, 200, 500, महीने की बता रहा हूं मैं, 1000। लेकिन आज तो भाई साहब कितना ही कमा लो। ठीक है, 20,000, 25,000, 50,000 सब कम पड़ते हैं, है ना भाई? तो ये हमारे पास क्या हो गया? मनी टाइम वैल्यू, क्योंकि टाइम के साथ मनी की वैल्यू कम होती रहती है। धीरे धीरे और डीप में बात करेंगे। इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। ये सब क्या है? एक प्रॉपर टर्म है जिसे हमें समझना होगा फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर। आई बात समझ में? और क्या करना हो सकता है? देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो होता है भाई देखो, पहले आप इनकम को अर्न करोगे, क्योंकि बिना पैसे आया मैनेज किसे करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है कि पैसा कमाए कैसे जाए। ठीक है, उसके लिए हम जॉब करते हैं, कहीं पे काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, या फिर किसी प्रोफेशन में घुसते हैं। ये सब क्या है हमारे पास? ठीक है, पैसे कमाने के जरिए हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले पैसा कमाया कैसे जाए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बजट बनाना। अब चाहे मैं किसी इंस्टीट्यूशन की बात करूं, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर एक सिंपल परिवार ही क्यों ना चलाना पड़े, हमें सबसे पहले काम क्या करना होता है? बजट बनाना। ठीक है, बजट यानी कि अपने खर्चों को डिफाइन करना कि मेरे खर्चे क्या है, अपने खर्चों का ट्रैक रखना। ठीक है, अपनी इनकम के हिसाब से। तो बजट बनाना बहुत जरूरी होता है। फिर क्या होता है? कीप ट्रैक ऑफ कॉस्ट। फिर अपने खर्चों का ध्यान रखें कि मैं कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ। क्या मैं बेफालतू खर्चा तो नहीं कर रहा जिसकी जरूरत नहीं थी फिर भी मैंने खर्चा किया। ठीक है, फिर लर्न डेट
रिडक्शन टैक्टिक्स। और ये टैक्टिक्स क्या होता है कि भाई अपने डेट को कम से कम करूं। अगर मेरे ऊपर कोई डेट है, ठीक है, तो मैं उसे जितनी जल्दी हो सके पे ऑफ कर दूं, खत्म कर दूं उसे देके, या फिर डेट अगर लेने की जरूरत पड़ रही है तो कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। डेट मैनेजमेंट के ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आएंगी आने वाले इसी वीडियो में। और हमें क्या समझना होगा, एंड प्रॉपरली प्लान फॉर रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट के लिए प्लान करना भी बहुत जरूरी है। अब आने में रिटायरमेंट का प्लान करना क्यों जरूरी है भाई? बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा, कभी डाटा निकाल के देखना स्टैट्स में, कि बहुत से लोग हैं ना जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे देश के, वो किस में रहते हैं, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उन्हें, वृद्धाश्रम वगैरह में, है ना, ठीक है, उसमें रहते हैं। आई बात समझ में? क्यों रहते हैं उसमें? क्योंकि भाई उन्होंने अपने टाइम पे रिटायरमेंट प्लान नहीं करी थी। क्योंकि देखो, एक तो बात ये है कि भाई देखो, अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को अपने पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए, उन्हें एक अच्छी लाइफ देनी चाहिए जो वो शायद डिजर्व करते थे अपने ही टाइम में, लेकिन जो उन्होंने हमारे लिए, यानी कि हम बच्चों के लिए क्या कर दी, सेक्रीफाइस कर दी, ठीक है। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि बदले में जब हम बड़े हो जाए तो उनका ख्याल रखें अच्छे से। आई बात समझ में? लेकिन कई बच्चे, मैं उन्हें क्या बोलूँ भाई, अब कोई शब्द नहीं है मेरे लिए, पर वो ऐसी केयर नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स वृद्धाश्रम वगैरह में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हर एक बंदे को अपना एक रिटायरमेंट प्लान करके चलना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर उसके पास कुछ भी ना बचे तो इनिशियली कम से कम इतना फंड तो हो कि वो अपने ओल्ड एज को भी सर्वाइव कर ले बिना किसी इनकम सोर्स के। आई बात समझ में? तो इसके लिए रिटायरमेंट प्लान करना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हो सकता है आपके पास रिटायरमेंट फुटी गोड़ी ना बचे और बच्चे भी आपको बाहर निकाल दे अपने घर से, तो क्या करोगे? तब आपको ऐसे ही वृद्धाश्रम में रहना होगा। तो संभल के मेरे भाई, आपको भी रहना पड़ सकता है। आई बात समझ में? तो इसलिए रिटायरमेंट प्लान करना बहुत जरूरी होता है अपने इनिशियल स्टेज से ही। कई जने इसमें ये सोचते हैं कि भैया अभी क्यों करें, हम अभी तो अपने यंग एज में है, हम तो बाद में कर लेंगे, 30 की एज में, 40 की एज में, 50 की एज में। अरे मेरे भाई, वो 40 देखते थे कब 50 और कब 60 में जाते पता भी नहीं लगता। आई बात समझ में? तो शुरुआत हमें अपने इनिशियल स्टेज से ही करनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये तो हो गया। अब पहला कंसेप्ट हम जो जिसके ऊपर बात हमें करनी हुआ है बजटिंग, यानी कि बजट बनाना। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक बार अगर हमने इनकम अर्न करनी शुरू कर दी तो फैमिली कुछ ना कुछ खर्चे भी होते हैं और हमारे भी कुछ ना कुछ क्या होता है, खर्चे होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, वो होता है बजट मेंटेन करना, यानी कि अपने इनकम के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को देख लेना कि कितना कहाँ कितना खर्च करना है, यानी कि एजुकेशन में कितना खर्च करना है, ठीक है। मान लो आप रेंट पे रहते हो, आपको रेंट कितना देना है, आपके बहुत सारे बिल्स होंगे, बिल्स कैसे भरने हैं, ठीक है। हो सकता है आपने इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा हो तो उसमें कितना पैसा जाएगा, उसके बाद कितना पैसा आपके पास फाइनली बच जाएगा। और पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए, ठीक है, कि अगर फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत आई तो आप वो पैसा आपको हेल्प कर सके उस दिक्कत को रिजोल्व करने में। आई बात समझ में? तो बजट का मतलब ये क्या होता है, इट असिस्ट्स यू टू कीपिंग टैब्स ऑन स्पेंडिंग। ये ध्यान रखता है कि आप कितना पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ फंड्स, ताकि आपके फंड का यूज जो हो मैक्सिमम हो सके। हो सकता है भाई आपने पहले ही फिजूल खर्चा कर दिया, जैसे कई लोग कर देते हैं, तो उन्हें मंथली एंड में या तो कर्जा लेना पड़ता है मंथ के एंड में, या फिर कुछ और तरीके से, क्या बोलूँ मैं इसमें कुछ, ठीक है, मतलब उनके पास दिक्कत आ जाती है पैसों की महीने के एंड में, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी जो चीज़ उन्हें चाहिए थी, जो नेसेसरी खर्चे थे, वो भी पूरे नहीं कर पाते वो। आई बात समझ में? ठीक है। तो एंड इंक्रीज सेविंग, और सेविंग को बढ़ाने में भी हमारी हेल्प करता है क्या, बजट। क्योंकि एक बार बजट बन गया तो हम उससे फालतू खर्चा करेंगे नहीं, तो बाकी जो बच जाएगा वो हमारी क्या होगी, सेविंग्स। आई बात समझ में? मतलब सेविंग भी बजट का पार्ट ही होता है, कहना ये चाह रहा हूँ, ठीक है। पहले डिफाइन करो, जैसे मान लो किसी की 1 लाख इनकम है तो पहले डिफाइन कर ले कि भाई 10,000 एजुकेशन पे खर्च होगा, 20,000 रुपये नेसेसरी गुड्स पे खर्च होगा, 30,000 लग्जरी गुड्स पे खर्च कर दूंगा, ठीक है, टीवी, फोन, ठीक है, जिम, खाना पीना, वो भी लग्जरी होटल्स में खाना, ठीक है, सब कुछ आ गया उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो कुछ पैसा बच जाएगा, मान लो 20,000 है, वो मैं रखूंगा सेविंग्स के लिए कि वो पैसा बचेगा मेरी जेब से। आई बात समझ में? अगर देखते हैं, ठीक है, एंड इंक्रीज सेविंग। अब अगला पार्ट आता है, वो क्या आता है, डेट। डेट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, हमारी लाइफ में। अगर कोई बंदा डेट फ्री है तो भाई उससे रिलैक्स आदमी नहीं है कोई दुनिया में, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई डेट फ्री होने का मतलब क्या है कि आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है, आपके ऊपर कोई एक्सपेंसेस नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, डेट है ना धीरे धीरे आपको ट्रैप में फंसाता हुआ चलता है। जैसे कि आजकल हम सबके सब पहले तो सिर्फ कैश यूज करते थे, आज टाइम में क्या आ गया, क्रेडिट कार्ड, ठीक है,
कार्ड्स वगैरह आ गए हैं बहुत सारे, ठीक है, बैंक लोन, होम लोन, ठीक है, मैरिज लोन तक लेने लगे हैं लोग, आई बात समझ में। तो बहुत सारे तरह के लोन जिसके जरिए हम क्या होते हैं, ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। और खासकर क्रेडिट कार्ड तो आप सब लोगों ने यूज किया ही होगा। क्रेडिट कार्ड में होता क्या है कि भाई अगर मेरा कुछ खरीदने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं एप्पल का आईफोन ले घूमूं, ठीक है, तो चाहे पैसा हो चाहे ना हो, ठीक है, वो मैं आराम से परचेज कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड। उसके बाद हर महीने मेरी सैलरी में से वो पैसा कटता रहेगा EMI के तौर पे, ठीक है। जिससे होता क्या है कि मुझे एक तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है, ब्याज देना पड़ेगा, जितने पैसे का मैंने लोन लिया है ब्याज जा रहा है मेरे अमाउंट का, ठीक है, जितने का मैंने लोन उठाया। दूसरी बात, उस चीज़ की जरूरत भी नहीं थी फिर भी मैंने ली, क्योंकि वो लग्जरी गुड्स में आती है, ठीक है, वो चाहता तो मैं पैसा बचा भी सकता था। आई बात समझ में। तो डेट मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। डेट होता क्या है, बोरोड अमाउंट इज कॉल्ड डेट। जो भी अमाउंट हमने उधार लिया है, अब उधार कहाँ से, उधार कैसे ले सकते हैं, ठीक है, उधार हम लोगों से भी ले लेते हैं, अपने जानकार ये वो। अब एक सिंपल सी बात है, उधार को आपको फ्री में देगा नहीं, दे रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पर ऐसे लोग नहीं होते। क्यों नहीं होते, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक सिंपल सी बात है, मान लो, सपोज करो कि मैंने किसी को 1 लाख रुपए दिए 1 साल के लिए, ठीक है, वैसे दे तारीख फ्री की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं, सिर्फ 1 लाख रुपए दिए किसी को 1 साल के लिए, और 1 साल में 1 लाख रुपए देगा, क्या इसकी वैल्यू कम नहीं हो गई? हो गई, क्योंकि अभी मैंने एक बात समझाई थी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहती है कि जो वैल्यू 1 लाख रुपए की वो आज है, वो 1 साल बाद नहीं बचेगी, वो कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। आई बात समझ में। तो अगर मुझे आज के बदले अगले साल भी 1 लाख ही मिलता है, इसका मतलब पैसा ग्रो नहीं हुआ है, वो पैसा कम हो चुका है। आई बात समझ में। इसलिए लोग है ना बोरोड अमाउंट पे क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर कोई बंदा बोरो करता है पैसे, तो उसे क्या पे करना पड़ता है, बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मतलब हो सकता है वो 1 लाख को 1 लाख की बजाय उसे क्या दे, 1,10,000 रुपए दे इंटरेस्ट के तौर पे। आई बात समझ में। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से उस 1 लाख की वैल्यू कम हो चुकी है। आई बात समझ में। तो डेट हम समझ गए, ठीक है, और डेट हमें कैसे एक्सपेंस आता है वो भी हम समझ गए, ठीक है। कई लोगों को भी डेट लेने की आदत पड़ जाती है, कर्जा लेने की भी आदत होती है, अपनी एक हैबिट बन जाती है। हैबिट का मतलब क्या कि बैंक से लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू कर दिया, जहां गए वहीं क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, ठीक है। उससे होगा क्या, वो उस टाइम तो आपने चलो जो चीज़ थी आपने परचेज कर ली, हो सकता है दिक्कत ये है कि भाई देखो क्रेडिट कार्ड भी अच्छी चीज़ है अगर आपको ज़रूरत है सही में उस चीज़ की तो, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है, आप बेफालतू में वो खर्चा कर रहे हो, तो क्रेडिट कार्ड आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको एक तरह से लोन के ट्रैप में फंसा रहा है। आई बात समझ में। फिर बदले में आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने टाइम में पेमेंट नहीं करी तो बैंक आपके सर पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है, बैंक बोल लूँ, या फिर भाई आपके चार्जेस भी, पेनल्टी भी सकती है आपके ऊपर। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। आई बात समझ में। अब इस रेस में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई बोरो विद इन अ लिमिट। क्यों हमें बोरो करना चाहिए एक लिमिट के अंदर ही? बोरो करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं मानता हूँ उससे फालतू पहला सब पैसा आपके किसी न किसी अकाउंट में, फिर किसी न किसी इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए जो लिक्विड फंड हो। लिक्विड फंड यानी कि मैं आज चाहूँ तो आज निकाल लूँ उसे और तुरंत उस डेट को बिल्कुल निपटा दूँ। आई बात समझ में। तो वाई बोरो विद इन अ लिमिट, एक लिमिट में बोरो क्यों करना चाहिए? पहला, क्योंकि पेइंग इंटरेस्ट ऑन बोरोड अमाउंट, क्योंकि हमें पहले तो इंटरेस्ट देना पड़ता है बोरोड मनी पे, तो आप जितना ज्यादा पैसा लोगे आपको उतना ही फालतू इंटरेस्ट देना पड़ेगा। भाई बस समझ में। तो इसलिए कम से कम बोरो करो ना यार, ताकि इंटरेस्ट भी कम से कम देना पड़े, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरे में क्या है, बोरो बियॉन्ड योर मीन्स, ठीक है। अपने जो भी इनकम है, जो भी आपके सोर्सेज हैं, सोर्स ऑफ इनकम, उसके अंदर अंदर आप बोरो करो ताकि आप तुरंत उसे चुका सको। विल लीड टू डेट ट्रैप, ठीक है। अच्छा, बियॉन्ड बोला है उसने, मतलब अगर आपने कभी अपनी इनकम या अपनी औकात से फालतू का डेट लिया तो आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे। और अपने आसपास ऐसे लोग देखे भी होंगे डेट ट्रैप, ठीक है, एंड डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट, और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको उस डेट ट्रैप से निकलना। आई बात समझ में। क्योंकि डेट ट्रैप में आपने देखा होगा पहले के जमाने में, जो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि भाई पहले लोग ना किसान वगैरह को उधार देते थे, फिर उसका इंटरेस्ट ही उतना होता था। जैसे मान लो किसी ने 1 करोड़ ले लिया, अब किसी ने 1 करोड़ का कर्जा ले लिया, 1 करोड़ पता है ना 7 जीरो होती है 1 करोड़ में, ठीक है। अगर मैं 1 करोड़ का 1% लेता हूँ 1 महीने में, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाता है, ठीक है, 1 करोड़ का 1% भी लेता हूँ तब भी मेरे को महीने का 1 लाख रुपए देना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट। और अगर 1 लाख रुपए मैं सिर्फ इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो भाई मैं ये 1 करोड़ कब चुकाऊंगा? आई मेरी बात समझ में। तो वो हमेशा डेट ट्रैप में ही फंस जाएगा हमेशा के लिए। तो हमेशा अपनी, ठीक है, औकात अनुसार ही उधार लेना चाहिए। यानी कि एक सिंपल सी बात है, औकात एक नेगेटिव वर्ड भी सेंस किया जाता है। औकात का मतलब यहाँ पे है कि भाई अपने मीन्स, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से ही आपको उधार लेना चाहिए ताकि आपसे तुरंत चाहो तो चुका दो।
वरना आप डेट ट्रैप में फंस सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है, व्हेन यू बोरो मोर देन यू हैंडल यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीपे। एक सिंपल सी बात है, अगर आप अमाउंट को ज़्यादा अमाउंट बोरो कर लेते हो तो आपको रीपे करने में उतनी ही दिक्कतें आएंगी। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा दोगे तो आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कभी वापस करोगे। आई बात समझ में? तो ये दिक्कतें कब होती हैं? जब हम ज़्यादा अमाउंट बोरो कर लेते हैं। आई बात समझ में? और एक बात और मैं यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो मैं कहीं पे पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ तो उसके बदले मुझे ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर मैंने किसी से लिया उल्टा मुझे ब्याज देना पड़ रहा है, यानी कि मेरे जो पैसा है वो तो चूक ही नहीं रहा मेरे से, लेकिन उल्टा मेरे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं एज अ इंटरेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या आता है, टू बिल्ड अ गुड क्रेडिट सिविल स्कोर। आई बात समझ में? अगर हम एक लिमिट में बोरो करते हैं तो हमारा सिविल स्कोर क्या, यानी कि क्रेडिट स्कोर हमारा अच्छा हो जाता है। सबको पता होगा, जिनको पता है, सिविल स्कोर एक चीज़ होती है कि जैसे मान लो आपने कहीं से उधार लिया, किसी क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया, किसी क्या नाम है, किसी भी तरह के लोन को यूज़ किया आपने, तो आपका सिविल स्कोर नाम एक चीज़ होती है। अगर आप उस लोन की रिपेमेंट टाइम पे कर देते हो तो आपका सिविल स्कोर टाइम टू टाइम अच्छा होता चला जाता है। सिविल स्कोर ये दिखाता है मेनली, भाई ये बात ध्यान रखना, सिविल स्कोर हमेशा ये दिखाता है कि आप जितना भी लोन लेते हो उसे ढंग से चुका पाते, यानी कि टाइम पे चुका पाते हो या नहीं चुका पाते। तो जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा, फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत आएगी तो बैंक आपको तुरंत लोन पास कर देगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि बैंक आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग आपको जानता है कि ये बंदा ऐसा नहीं है जो पैसे लेके भाग जाएगा, ये टाइम पे पेमेंट कर देगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो उधार एक लिमिट में लेना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप सिविल स्कोर अपना मेंटेन कर सको। इसका मतलब ये भी है कि आपको, मैं इन बोल, आपको चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। हो सकता है आपके पास डेबिट कार्ड बैलेंस हो, ठीक है, फिर अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करो और उसे ऑटो स्वाइप अप पे लगा दो। इसका मतलब क्या है कि तुरंत पेमेंट कर दो उस क्रेडिट कार्ड की। इससे क्या हो गया, आपने उधार लिया, तुरंत पैसा चुका दिया, आपका सिविल स्कोर अच्छा हो गया। आई बात समझ में? मतलब आपके पास डेबिट कार्ड में पैसे रखे हुए फिर भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आप तुरंत आपको पता है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मुझे उस लोन की रीपेमेंट करनी भी है तो मैं तुरंत अपने डेबिट कार्ड को यूज़ करूंगा और उस लोन की रीपेमेंट कर दूंगा। पर इससे होगा क्या कि भाई जो भी बैंक है वो क्या समझेगा कि भाई आपने लोन टाइम पे पेमेंट कर दी है, तो आपका सिविल स्कोर अच्छा मेंटेन्ड रहेगा। आई बात समझ में? अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, वो क्या है, पेइंग इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। अब देखो, आप इंटरेस्ट भरोगे तो आपके लिए एक्सपेंस ही है, खर्चा ही तो एक तरह का। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप लोन लोगे उतना ज्यादा आपका ये वाला एक्सपेंस जो है, यानी कि इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस आपका ग्रो करेगा। यानी कि जितना ज्यादा लोन उतना बड़ा इंटरेस्ट और उतना बड़ा खर्चा। आई बात समझ में? और भाई खर्चा लायबिलिटी होती है ना एक तरह की। अगर देखते हैं अपने थर्ड पॉइंट को, थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, सेविंग। सेविंग क्या होती है? सेविंग की अगर मैं कैलकुलेशन टाइप में डिफाइन करूं तो भाई इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा क्या होता है, सेविंग होता है। मतलब जितना आपने कमाया फिर जितना आपने खर्च किया उसे माइनस कर दो तो जो बच गया वो हमारी क्या है, सेविंग। आई बात समझ में? तो इनकम माइनस में खर्चा हमारी क्या बनती है, सेविंग बनती है। ठीक है, तो भाई सेविंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं फिर से भाई पैसे की भाई एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप अगर पैसे को आज बचा लोगे तो फ्यूचर में कभी भी दिक्कत आई ना वो आपको बचा लेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में ना, या फिर चाहे भी कोई सी भी क्लास हो, 90% प्रॉब्लम्स की जड़ क्या होता है, पैसा होती है। आई बात समझ में? तो अगर आपके पास पैसा है टाइम पे तो वो सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएंगी। तो इसलिए सेविंग करना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसके लिए? फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए, कि फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत आई, मान लो किसी की तबीयत ही खराब हो गई, ठीक है, किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, या फिर आपको कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, आपके पास सेविंग होनी चाहिए। तो जिनके पास सेविंग होती है वो भी ट्रैप में फंस सकते हैं, ठीक है, कभी भी। जैसे मान लो किसी के पास कोई भी जीरो सेविंग है, लेकिन उसकी फैमिली में किसी को बहुत बड़ा कोई हेल्थ इशू आ गया, तो उसको पैसे चाहिए तो वो मार्केट से लोन लेगा, और जब मार्केट से लोन लेगा वो फंस गया लोन ट्रैप में। इसलिए ऐसे टाइम पे सेविंग या फिर मैं बोलता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। आगे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है क्या, देखो, फाइनेंशियल वेल बीइंग एंड फ्यूचर सिक्योरिटी आर ऑल रिजल्ट ऑफ सेविंग। चाहे बंदा फाइनेंस में अच्छा हो, ठीक है, चाहे फ्यूचर सिक्योरिटी में अच्छा हो, वो सारा रिजल्ट किसका होता है, सेविंग का होता है। आई बात समझ में? प्लानिंग ऑफ फाइनेंसेस वाइजली, मतलब जब कोई बंदा अपने फाइनेंसेस को समझदारी से प्लान करता है ना, वाइजली विल बी, अच्छा एक मिनट, will enable us to accumulate wealth over time, तो उसकी संपत्ति हर टाइम लगातार बढ़ती रहती है।
आई बात समझ में, मतलब वो हर पल उसकी संपत्ति जो वेल्थ है वो हमेशा ग्रो करती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने फाइनेंस को अच्छे से समझता है, अच्छे से हैंडल करता है, अच्छे से प्लान करता है। और ध्यान रखना, जो भी फाइनेंस है ना, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये चलता रहने वाला प्रोसेस है। यूं नहीं कि आपने 5 साल पैसा बचाया, 1 साल में उड़ा दिया, फिर क्या फाइनेंस सीखा भाई आपने, ठीक है। फाइनेंस को लगातार ही, मतलब अपनी वेल्थ को लगातार ग्रो करने के लिए मैं फाइनेंस पे लगातार ही ध्यान देना पड़ता है। आई बात समझ में। अब पढ़ते हैं फोर्थ, सेविंग के बाद अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग। बात है, इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि अपने एसेट्स बाय करना। अब कईयों को पता नहीं होगा एसेट क्या होते हैं। भाई एसेट वो चीज़ होती है जो मुझे पैसे कमा के दे। आई बात समझ में। यानी कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना कि वो अच्छे से अच्छे रिटर्न जनरेट करके, मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से पैसों को ग्रो कर सके। जैसे कि देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ होती हैं। रियल स्टेट, ठीक है, यानी कि जब हम ज़मीनें खरीद सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इन्वेस्टिंग। कि आपने ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपने लैंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लैंड क्या है? लिमिटेड है। आई बात समझ में। और जब कोई रिसोर्स लिमिटेड होता है तो उसकी और डिमांड लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। तो इसलिए ये क्या हो सकती है? एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब हो सकता है कईयों के पास, सबको पता है कि भाई रियल एस्टेट में 1-2 लाख में तो आएगा नहीं, रियल एस्टेट के लिए हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। आई बात समझ में, यानी कि मोटा पैसा चाहिए रियल एस्टेट खरीदने के लिए। तो कई जने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, ये भी अच्छा है। भाई अपने अच्छी कंपनीज के शेयर ले लिए, रिलायंस के, टाटा के, ठीक है, इन सारी कंपनी के लिए शेयर ले लिए, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब कोई कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है, आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो ये भी क्या होती है? एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब होता है अपने वेल्थ को जो आपने क्रिएट किया अपनी सेविंग के जरिए, उसे अपनी सेविंग को टाइम टू टाइम लगातार बढ़ाना, ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको। क्योंकि बैंक में पैसा रखना चाहिए एक अच्छी क्वालिटी नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो आपने बैंक में पैसा रख दिया, हाँ, एक इमरजेंसी फंड हमेशा आपको अपने बैंक में रखना चाहिए कि कोई भी दिक्कत पड़े तो आप उस फंड को यूज कर सको। लेकिन बाकी पैसा जिसकी बैंक में जरूरत नहीं है उसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि बैंक हमें कितना देता है रिटर्न? इंटरेस्ट 2%, 3% पर ईयर, पर एनम का यही रेट होता है 2%, 3%। कोई बैंक 4 दे देता हुआ। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लगातार इन्फ्लेशन कम से कम 6 से 7% से बढ़ रहा है। और जब हम इन्फ्लेशन रेट को ही बीट नहीं कर पा रहे तो हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो नहीं हो रही है, वो उल्टा क्या हो रही है? कम हो रही है टाइम टू टाइम। क्योंकि इंटरेस्ट जितना मिल रहा है वो इन्फ्लेशन रेट को ही बीट नहीं कर पा रहा। एफडी का रेट बीट कर पाता है इन्फ्लेशन को। आई बात समझ में। इसलिए इन्वेस्टमेंट कम से कम इतना तो होगी भाई, साल का 10%, 12% मुझे मिल जाए। आई बात समझ में। तो ये था हमारे पास, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, जहां पे हम इसके 4 मेन स्तंभ देखे। पहला क्या? बजट बनाना। दूसरा, डेट को मेंटेन रखना, कि भाई कर्जा कम से कम लो ताकि ट्रैप में ना फंसो। तीसरा, सेविंग, ठीक है, कि भाई कम से कम आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स हर टाइम हो, ताकि आप उसे अच्छे से मैनेज कर सको, ठीक है, अपने खर्चों को। और दूसरी बात, अपने फ्यूचर में आने वाली दिक्कतों को भी मैनेज कर सको। फिर होता है इन्वेस्टिंग, जो भी आपने पैसा सेव किया है उसे टाइम टू टाइम अच्छे तरीके से ग्रो करना। और ग्रो करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, जिनमें से एक है स्टॉक मार्केट भी, म्यूचुअल फंड्स भी, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। इन सबके बारे में आगे आने वाली वीडियोज में बात भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ अपना अमाउंट जहाँ मेरा मन करता है, ठीक है। हाँ, पर मेरा ये मानना है कि अपने ध्यान रखना जिंदगी में हमेशा इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई जरूर करना। कुछ पैसा बैंक में इमरजेंसी फंड के लिए, कुछ पैसा लैंड या बिल्डिंग में, ठीक है, कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में भी होना चाहिए ताकि वो और तेजी से ग्रो कर सके, कुछ पैसा एफडी में भी होना चाहिए। मतलब ये कि अगर मान लो आपने अगर सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर वो चीज़ वहाँ से लॉस में है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी वहाँ से पैसा निकालने में, ठीक है। तो आपको हर एक तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो लिक्विड हो। लिक्विड का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए। आई बात समझ में। जैसे कि बैंक में रखा हुआ पैसा है, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो तुरंत कैश में कन्वर्ट ना हो, जैसे कि लैंड, ताकि अगर मान लो आपको पैसा खर्च करने का चस्का है तो जल्दी से उसे कन्वर्ट ना कर सको कैश में। आई बात समझ में। उस चीज़ के लिए भी जरूरी होता है। तो आने वाली वीडियो में ऐसी हम नॉलेजेबल बातें करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कोशिश किया करो वीडियो को सीरीज में देखो। आई बात समझ में। और फाइनेंशियल लिटरेसी, फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ कॉलेज की स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं है, वो ये सीरीज लाइफ में उन हर बंदों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको अपने फाइनेंस मैनेज करने नहीं आते हैं। आई बात समझ में। अरे सीरीज में हम डीप में घुसेंगे फाइनेंस के अंदर। आई बात समझ में। तो चलो फिर, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसको जो उतारना है वो स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।